Dear learners, greetings of the day. Hope you are doing well. I'm your educator, Mr. G. Biswar. Welcome to my YouTube channel, ऑप स्कूलिंग. आई होप अब तक आपने क्लासरूम कम्युनिकेशन सीरीज़ का प्रीवियस 4 पार्ट्स देख चुके होंगे. आज सीरीज़ का लास्ट पार्ट में हम समराइजेशन के तौर पे कम्युनिकेशन प्रोसेस देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स को भी समझेंगे. रिमेनिंग 40 MCQs भी डिस्कशन करेंगे आज. लेक्चर को पूरा देखना और कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है. अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर अपडेट्स ऑन न्यू सीरीज़. थैंक यू वेरी मच. और आगे देखते हैं आज का लेसन में क्वेश्चन नंबर 16 से. 16 मतलब 16 इंटू 4 64. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन. सीरीज फंक्शंस ऑफ सेंडर इन कम्युनिकेशन साइकिल आर एज फॉलोज. ये क्वेश्चन सेंडर पर्सपेक्टिव में है. सेंडर इन कम्युनिकेशन, सेंडर पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है. चॉइसेस कलेक्शन फॉर्मुलेशन एनकोडिंग प्रोजेक्शन. बी रिसीविंग डिकोडिंग इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्शन. Choice C, receiving formulation interpretation projection. And choice D, encoding formulation decoding projection. क्या होगा? सेंडर इन कम्युनिकेशन साइकिल. सेंडर क्या करता है? पहले ये क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले आप ये वाला देख लीजिए थोड़ा. द कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेंडर है, एनकोड्स द मैसेज. मैसेज एनकोडिंग होता है. फिर वो चैनल सिलेक्शन करता है. व्हाट इज द चैनल थ्रू विच द सेंडर हैज़ टू सेंड द मैसेज. अभी सेंडिंग हुआ, मैसेज सेंड, रिसीवर के पास पहुंचा. रिसीवर गेट्स द मैसेज एंड डिकोड्स और इंटरप्रिट्स. और रिसीवर फीडबैक के जरिए फिर सेंडर को भेजता है. गिवन बाय रिसीवर टू सेंडर. जो सेंडर ने रिसीवर को दिया अभी फीडबैक होगा. फीडबैक हो करके फिर जाएगा सेंडर के पास. तो सेंडर प्रोसेसेस फीडबैक, फिर ये आएगा इधर. द प्रोसेस इज लाइक दिस. अभी क्वेश्चन का देखिए क्या होता है सेंडर में. एट द सेंडर पोजीशन एनकोडिंग होता है, रिसीविंग होता है. ये दो तो गया, सेंडर तो रिसीव नहीं करता है. So these choices are gone. Now the question, the choice is between A and D. Collection, formulation, encoding, projection. Encoding, formulation, decoding, projection. हम सेंडर की बात कर रहे हैं. सेंडर एनकोड, फॉर्मुलेशन, डिकोड. डिकोड तो सेंडर नहीं करता है. The initial stage is not done by the sender, it is done by the receiver. So answer is choice A. He collects information, formulates the idea, encodes the idea and projects through channel so that it reaches the sender. Sender के पास पहुंचने के लिए. So A is the answer. ठीक है. So now देखते हैं the next question, question number 17. Which is the correct sequence of communication? Choices are there A, B, C, D. Message sender encoding communication channel. Receiver decoding activity feedback. Choice B, activity sender message encoding communication channel. Receiver decoding feedback. Choice C, encoding message sender communication channel. Receiver decoding activity feedback. Choice D, decoding message sender encoding communication channel. Receiver activity feedback. अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन. अभी हमने डिस्कशन किया. सेंडर मैसेज, ठीक है. फिर क्या करता है? एनकोड होता है. एनकोड होता है अभी जो बताया यही. सेंडर एनकोडेड बाय द सेंडर मैसेज, देन चैनल सिलेक्टेड बाय द सेंडर, मैसेज सेंट, रिसीवर gets message and decodes or interprets, and there is a feedback from the receiver to the sender, and again the feedback from the sender to the receiver.
This is the process, communication process. This is a cyclic process. So choices are, अब देख लीजिए कैसे एलिमिनेट करना है एंड अप्रोप्रिएट चॉइस को कैसे चूज करना है. डिकोडिंग नहीं होगा, एनकोडिंग हो सकता है. देखते हैं, एक्टिविटी कुछ लिखा है, नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. एक्टिविटी कैन बी बोथ बाय द रिसीवर एंड द सेंडर, बट एनकोडिंग रिसीवर पॉइंट में होता है, नो डाउट. सो एनकोडिंग रिसीवर पॉइंट में होता है, सॉरी सेंडर पॉइंट में. अभी ये रहा मैसेज सेंडर एनकोडिंग कम्युनिकेशन चैनल comes to the receiver decodes and interprets. This is the activity, and there is a feedback to the sender. This is the only choice seems appropriate with all bits of information or joints over there are correct. They are properly arranged. So choice A is the answer. आप इसको दोबारा भी देखिए. Next question number 18. Expressive communication is driven by external clues. Expressive communication. Choice B, passive aggression. Choice C, encoder decoder contract. Number D, encoder's personality characteristics. देखिए वही चीज़ हमने यहीं भी दिया है. सोर्स, मैसेज का सोर्स है, एनकोडिंग है, चैनल चूज हुआ है, मैसेज डिकोड हो रहा है, मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है, वो डिकोडिंग करता है, एंड देयर इज द फीडबैक, एंड अगेन द फीडबैक इज कम्स बैक फ्रॉम द सोर्स. तो ये रहा. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो टोटल प्रोसेस आप जो देख रहे हैं, दिस इज नोन एज कंटेक्स्ट. किस कंटेक्स्ट में बात हो रहा है? कंटेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. कंटेक्स्ट हमने बताया था इंट्रैक्शनल मॉडल में, हमने बताया था कि कंटेक्स्ट जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट ट्रांजैक्शनल मॉडल में मैसेज इज इम्पोर्टेंट. फोकस इज ऑन मैसेज, बट इंट्रैक्शनल में ये इंट्रैक्शनल है. एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इंटरैक्शनल मॉडल है. एक्सप्रेसिव मॉडल का मतलब इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यूज. बोथ verbal and non-verbal. वो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन कहा जाता है. एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन मतलब जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे चीज मिलते हैं कम्युनिकेशन के साथ. दे आर नॉन वर्बल इन नेचर. जैसे कि कोई बच्चा रो रो के कुछ मांग रहा है और हंस हंस के कुछ बोल रहा है, so that is known as expressive communication. Children जिसके पास poor expressive language skill होता है, वे अक्सर become frustrated. They cannot communicate their needs properly. जो कोई भी बच्चा है खाली मांगता है और रो रो के मांगता है, there is a difference. जिसने रो रो के मांगा वो ज़्यादा कम्युनिकेट किया, जिसने रो रो के नहीं मांगा उसका कम्युनिकेशन के पास एक्सप्रेशन कम था. दैट्स वाई एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज पावरफुल कम्युनिकेशन. देखते हैं चॉइस. एक्सटर्नल क्लूज के साथ, ड्रिवन बाय एक्सटर्नल क्लूज, पैसिव एग्रेशन, एनकोडर डिकोडर कंट्रैक्ट, एनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. पैसिव एग्रेशन क्या है? आप गुस्से में हो लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, दैट इज योर पैसिव एग्रेशन. पैसिव एग्रेशन का मतलब आप गुस्से में हो लेकिन आपका गुस्सा आप दिखाना नहीं चाहते हो, बट यू रिएक्ट इन द सेम मैनर जैसे कि आप गुस्से में हो. टू एक्सप्रेस नेगेटिव फीलिंग्स इनडायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ओपनली टॉकिंग अबाउट देम, दैट इज नोन एज पैसिव एग्रेशन. बात आप समझ गए होंगे. एक्सटर्नल क्लूज मतलब बाहरी कोई सुराग आपको मिल गया, बाहरी हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल क्लूज. एनकोडर डिकोडर आपको पता है, एनकोडर सेंडर, डिकोडर रिसीवर, उनके बीच में जो कंट्रैक्ट है, जो रिलेशन है,
एंड फाइनली एनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एनकोडर मतलब सेंडर का पर्सनालिटी। तो इन सारे चॉइसेस से कौन सा सही लगता है? एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन किसके जरिए ड्रिवन बाई होता है? कोई बाहरी सुराग से? नहीं, इनकरेक्ट। पैसिव एग्रेशन से? आप गुस्से में हो लेकिन दिखाना नहीं चाहते हो, वो क्या एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है? नहीं है। एनकोडर्स पर्सनालिटी, एनको जो सेंडर का पर्सनालिटी से कोई मतलब नहीं होता है एक्सप्रेशन करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब होता है बट इन दिस क्वेश्चन इट हैज़ नथिंग टू डू विथ। सो फाइनली द चॉइस सी इज द करेक्ट वन, द अप्रोप्रिएट वन। एनकोडर सेंडर रिसीवर के साथ मतलब जो रिलेशनशिप वो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन बनाता है। अगर एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है द कंट्रैक्ट इज ए पावरफुल वन, एल्स द रिलेशनशिप इज ए वीकर वन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग, इट बिकम्स। पहले बताइए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम क्या है? क्लासरूम का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कोई भी क्लासरूम टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज एंड स्किल कैसा नॉलेज? बुकिश नॉलेज नहीं, सिलेबस में जो नॉलेज है वो नॉलेज नहीं, लाइफ स्किल देने वाला नॉलेज, लाइफ स्किल वाला नॉलेज, so that you can apply it in your day-to-day life. That knowledge is known as life skill knowledge. Aim and objective of classroom teaching का पहली जो the first objective is to impart knowledge and skill. And number 2, no doubt to shape character and behavior. Character and behavior. ये दोनों चीज़ अगर मोटा मोटी मैं आपको बोलना चाहता हूँ तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू इम्पैक्ट नॉलेज एंड स्किल एंड टू शेप द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर। नाउ द चॉइसेस देखिए, क्वेश्चन पूछता है द कम्युनिकेशन मीट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जब कम्युनिकेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग के साथ मिलता है, इट बिकम्स, क्या होता है वो? क्या होता है? पर्सनल हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, ऑब्लिगेटरी होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, इफेक्टिव, डायनामिक, ऑपरेटिव। फंक्शनल मतलब ऑपरेटिव, डायनामिक एंड इफेक्टिव। एंड पर्सनल व्यक्तिगत, वेरी पर्सनल, पर्टिकुलर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, रिमार्केबल, रेयर। अब बताइए कौन सा चॉइस है? पर्सनल तो होगा ही नहीं, ऑब्लिगेटरी तो है नहीं, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य है, मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो इट इज़ डेफिनेटली फंक्शनल। फंक्शनल, जब कम्युनिकेशन मीट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासरूम इट बिकम्स फंक्शनल। वो आगे जाता है, आगे बढ़ता है वो रिलेशन। मतलब क्लासरूम में अच्छा कम्युनिकेशन हो तो नॉलेज एंड स्किल अच्छा मिलेगा और कैरेक्टर बिल्डिंग और बिहेवियर चेंज अच्छा होगा। नाउ कम टू द कम्युनिकेशन बैरियर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, क्लासरूम बैरियर। बैरियर मतलब बाधाएं, संचार बाधाएं। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, बैरियर मीन्स बाधाएं। क्या क्या अवरोध होते हैं? इंटरप्शन होता है, स्टोन वॉलिंग होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। स्टोन वॉल जिसका तोड़ नहीं है, लेकिन कोई भी दीवार ऐसा नहीं होती जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, बुलडोजर लगा दो। कम्युनिकेशन का जो बाधा है, देयर 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 barriers that I have listed from different sources.
सेमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इंटरपर्सनल, साइकोसोशियोलॉजिकल, और उसको भी इंडिविजुअल बोला जाता है, क्रॉस कल्चरल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। दीज आर द बैरियर्स। बताइए, अगर कोई भी बाधा है क्लासरूम कम्युनिकेशन पे, तो उसको कैसे हम मतलब ओवरकम करेंगे, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं टिप्स आपको बताऊंगा। एज ए टीचर व्हेन यू आर इन द क्लासरूम, यू ऑफन कम अक्रॉस विथ द बैरियर्स। अगर बच्चा का एक्टिव लिसनिंग नहीं है, आपका बोलने का मतलब तरीका में क्लैरिटी नहीं है, और आपने क्या बोला, उसने क्या सुना, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं है, these are certain areas where barriers they are created and they are also overcome। हम देखते हैं, ये एक एक देखते हैं कि सेमेंटिक बैरियर क्या है, जो अर्थ विज्ञान होता है। जैसे फोनेटिक्स से ध्वनि विज्ञान, ये है अर्थ विज्ञान, दैट मीन्स द साइंस ऑफ मीनिंग। मीनिंग हम समझते हैं सेमेंटिक से। मीनिंग में क्या होता है, देखिए, अगर ये बैरियर जैसा है, सेमेंटिक बैरियर, वर्ड्स हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, अगर उच्चारण सिमिलर हो, मल्टीपल मीनिंग हो, बहुत सारे मतलब अर्थ है वो प्रोनाउंसिएशन में। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देयर आर वर्ड्स लाइक SIT साइट, वन मोर वर्ड SIGST साइट एंड CIT साइट। अगर कोई भी कम्युनिकेशन में ये वर्बल हो या मतलब रिटन हो या स्पोकन हो, अगर ये तीनों वर्ड किसने बोल दिया और किसने, कोई लेटर आया उसमें SIT लिखा है और कोई पढ़ के आपको सुना रहा है, या टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, अगर ये प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है तो बच्चा का क्या होगा, द लर्नर विल फाइंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटिंग द मीनिंग ऑफ दिस थ्री वर्ड्स। साइट का मतलब कुछ अलग है, ये साइट का मतलब कुछ अलग है, ये साइट का कुछ मतलब अलग है। आप डिक्शनरी में देखिए क्या क्या मीनिंग है तीनों का, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर। ठीक है। अगर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है, मतलब अटपटा संरचना जो जिसको बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, अनस्किलफुल और क्लमजी मैसेज। अगर क्लमजी मैसेज आपको किसने दे दिया तो क्या होगा, क्लमजी मैसेज मतलब सेंटेंस उसका जो है वो ऑकवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अटपटा है, ऑकवर्ड, वेरी ऑकवर्ड। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दे आर नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, और बहुत सारा जार्गन्स यूज कर दिया। जार्गन्स मतलब शब्द जाल में आपको डाल दिया। लैक ऑफ कोहेरेंस हो गया, सामंजस्य की कमी है, लैक ऑफ कोहेरेंस, लैक ऑफ कोहेरेंस हो, ऑकवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई एम रिपीटिंग सो दैट यू टेक नोट्स। प्रोनाउंसिएशन में है, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो सकता है ड्यू टू ऑकवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जार्गन्स बहुत हो सकते हैं अपना स्पीकिंग या राइटिंग में, या लैक ऑफ कोहेरेंस हो सकता है, सामंजस्य की कमी हो सकता है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तीसरा थिंग है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। जैसे कि दो वर्ड हम दिखते हैं, एक है काका, ठीक है, दूसरा भी है काका। काका का मतलब है क्या, एक तो है अंकल और दूसरा है किसी दूसरा कल्चर में, दूसरा स्टेट में काका मतलब छोटा सा लड़का को काका भी बोलते हैं। ठीक है। अगर ऐसे सारे आ गए, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गया, गलत व्याख्या हो गया काका का, तो देयर शैल बी सेमांटिक बैरियर, that barrier is known as semantic barrier। अगर टेक्निकल लैंग्वेज किसने यूज कर दिया, और दूसरा बैरियर क्या है, तकनीकी भाषा, टेक्निकल लैंग्वेज क्रिएट्स टेंशन। अगर तकनीकी भाषा
किसने यूज कर दिया, जिसका ज्ञान रिसीवर का नहीं है, तो इट क्रिएट्स टेंशन, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। बेटा पापा को चिट्ठी लिखा कि पापा हमने कल मेरा माउस जो है वो ख़राब हो गया है और मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ, क्या करूँ। पापा ने बोला माउस क्या ख़राब हो गया है, तो मुझे कुछ पैसा भेजो, मैं माउस खरीदना चाहता हूँ। और पापा जा करके मम्मी को बोले अरे बेटा जो है आजकल माउस के साथ खेलने लगा है। तो व्हाट इज द मीनिंग हियर? दिस इज तकनीकी भाषा, द यूज ऑफ ए टेक्निकल लैंग्वेज। सो जिसको आप बोलना है, मतलब एक माउस है एनिमल, दूसरा माउस है कंप्यूटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस है वो। तो ये सेंडर और जो रिसीवर है उनके बीच में जो कंट्रैक्ट चल रहा है, वो जो रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस रिलेशनशिप में सेमेंटिक एरर अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, देयर शैल बी ब्रेक ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट कम टू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक संचार बाधाएं। संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, क्लाइमेट होता है। ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना कल्चर और अपना क्लाइमेट है। कल्चर एंड क्लाइमेट हम कैसे समझेंगे? आइडियाज, बिलीव्स, देयर मिशन, देयर विजन। हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन कुछ अलग होता है, हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि आप अगर सीनियर को देखोगे तो आपको सैल्यूट करना है इसी ढंग से, कोई ऑर्गेनाइजेशन में नमस्कार करना है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ करना है। दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रैक्टिसेस। स्टेटस रिलेशनशिप होता है। स्टेटस रिलेशनशिप मतलब फियर होता है टुवर्ड्स द पावरफुल पीपल। फियर होता है, कल्चर होता है, और मतलब उसका क्लाइमेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लैक ऑफ कोऑपरेशन होता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन। ये सारे चीज, कोऑपरेशन किसके बीच में? बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स। उनको डर लगता है बात करने के लिए, डर के कुछ और कुछ बोलता है। ऑफिस को जाता है, सर छुट्टी मांगना था, और वहाँ पे गया, मतलब बस ने बोला कि आप ये कर दो वो कर दो, हाँ सर कर दूंगा। देयर इज अ बैरियर, थॉट प्रोसेस में आ जाता है वो सारे चीज, उसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इंटरपर्सनल क्या है? पारस्परिक बाधाएं, मतलब अराइजिंग ड्यू टू रिलेशनशिप अमंग पीपल इन वन सेटअप। रिलेशनशिप को लेकर के आपसे मेरा कुछ ठीक ठाक नहीं है, और हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, वी आर फोज, वी आर एनिमल्स, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स विद। क्या होगा? इंटरपर्सनल बैरियर होगा। मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ समझेंगे, कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा वहां पे। अगर मेरा पिच या वॉइस कुछ अलग सा लगा आपको बुरा लगेगा, आप चीज को दूसरी ढंग से समझेंगे। सो दैट विल बी इंटरपर्सनल बैरियर। अब देखते हैं साइकोसोशियोलॉजिकल इंडिविजुअल, दोनों एक ही है। साइकोसोशियोलॉजिकल मतलब प्रेजुडिस में है, यू आर इन प्रेजुडिस, यू आर इन एंग्जाइटी, साइकोसोशियोलॉजिकल। यू आर सफरिंग फ्रॉम हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या है? जो पुराना रिलेशनशिप है, मतलब वो इट वॉज नॉट गुड, आपके साथ XYZ के साथ रिलेशनशिप गुड नहीं है। तो अभी मैंने बताया ना, इंटरपर्सनल भी, उसके भी इट शेयर्स साइकोसोशियोलॉजिकल। मतलब आपने कुछ सुना, उसको फिल्टर कर दिया और कुछ बोला जा करके, और आपका जो स्टाइल है वो कुछ अलग सा है। आप अच्छे चीज को बुरी ढंग से तैयार करते हो, प्रेजेंट करते हो, और आपका हेल्थ आजकल ठीक नहीं है, आप बिल्कुल चिड़चिड़ा सा होते हो, यू आर इरिटेटेड एट स्मॉल थिंग्स। सो देयर विल बी साइकोसोशियोलॉजिकल बैरियर आउट ऑफ दिस इश्यूज। अब देखते हैं कि क्रॉस कल्चरल बैरियर क्या है। एक दूसरे को समझने के लिए, आपको क्रॉस कल्चरल की बात समझने के लिए यह भी समझना जरूरी है
कि क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस है सेंडर और रिसीवर में। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को पहचानना चाहिए। व्हाट आर द सिमिलरिटीज, हम दोनों में क्या कॉमन है, हम दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। और ये है रशिया, ये है अमेरिका, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, उसको समझते अगर आप कुछ वार्तालाप करोगे, देयर विल बी डिस्कशन, इफ देन यू कैन अवॉइड क्रॉस कल्चरल बैरियर्स। नहीं तो बहुत सारा अटपटा चीज हो जाएगा। ड्यू टू कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स ये सारे बैरियर आते हैं। ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज ये बैरियर भी क्रिएट होता है। नेशनल कैरेक्टर कुछ अलग होता है, नेशनल टाइम कुछ अलग होता है। अमेरिका से कोई मीटिंग रख दिया, इंडिया का टाइम है, रात हम सो रहे हैं, किसी ने मीटिंग रख दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्रॉस कल्चरल बैरियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली कुछ देख के चलना है ये सारे चीज को। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब डिस्टेंस, दूरियां क्या पैदा करता है, दूरियां क्या पैदा करता है, डिस्टेंस दैट किल्स। ठीक है, अगर आपके बीच में प्यार है तो आप दूर दूर में भी रह के अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हो। प्यार नहीं है तो जो बोलते हैं ना, आंखों से गया तो मतलब वो गया। ठीक है, डिफेक्टिव मीडियम, अगर मीडियम डिफेक्टिव हो गया, किसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको चिट्ठी लिखते हो, डिफेक्टिव मीडियम आपने चूज कर दिया। क्लासरूम में क्या है, रूम डिजाइन, नेटवर्क मतलब डिस्टरबेंस हो गया, नेटवर्क डिस्टरबेंस हो गया, नेटवर्क डिस्टरबेंस। थंडरस्टॉर्म हो गया मतलब आंधी तूफान आ गया, फिजिकल बैरियर, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, एक्सटर्नस वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग। नॉइज हो गया, बहुत सारा शोर मच हो गया, फिजिकल बैरियर हो जाएंगे कम्युनिकेशन में, सुनाई नहीं पड़ेगा। दिवाली चल रहा है, रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो, फिजिकल बैरियर, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल। सो टेक्नोलॉजिकल बैरियर, नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल बैरियर, मतलब आउटडेटेड सिस्टम के साथ ये चीज होता है। टेक्नोलॉजी के आउटडेटेड सिस्टम के साथ ये टेक्नोलॉजिकल एरर होता है, मतलब मैकेनिकल बिहेवियर है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो गया है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल, यू आर नॉट साउंड टेक्नो savvy आप नहीं हो तो आप ये जो बैरियर को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने देख लिया कम्युनिकेशन बैरियर क्या क्या चीज़ है। बहुत सारा क्वेश्चंस कवर होते हैं इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। इवन इफ जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स का हो या बैचलर्स का हो, ये सारा क्वेश्चन भी वहीं पे भी होता है, इंजीनियरिंग भी होता है। ठीक है, और बीएड एमएड और सारे टीचिंग प्रोफेशन में ये कम्युनिकेशन बैरियर के ऊपर क्वेश्चन होता है। देखते हैं कि क्वेश्चन इसके ऊपर। टू बी इफेक्टिव इन द क्लासरूम, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। टू बी इफेक्टिव इन द क्लासरूम टीचर शुड मिनिमाइज द कम्युनिकेशन बैरियर, असर्शन है। रीजन क्या, सिंस कम्युनिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेगुलर फीडबैक एनालिसिस इज एसेंशियल। क्या दोनों सही है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? क्या दोनों सही है बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? क्या ए सही है, आर सही भी है और उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है? नंबर डी, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ए करेक्ट नहीं है, आर करेक्ट है, कौन सा होगा? हमने देख लिया। बैरियर्स लीड टू द मैसेज बिकमिंग क्या, डिस्टॉर्टेड। बैरियर्स होगा, बैरियर्स होंगे तो डिस्टॉर्टेड मैसेज होगा। डिस्टॉर्टेड मैसेज, डिस्टॉर्टेड मतलब उसका कुरूपता आ जाएगा। ठीक है, मतलब तोड़ मरड़ जाएगा मैसेज, तोड़ मरड़ जाएगा। आपका मनी टाइम जो भी आपने इन्वेस्ट किया है टू कम्युनिकेट, वो सारे वेस्टेड हो जाएंगे। मनी टाइम वेस्टेड। कंफ्यूजन आप पैदा करेंगे, कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगा।
क्या करना चाहिए? देखिए क्वेश्चन को, टू बी इफेक्टिव इन द क्लासरूम टीचर शुड मिनिमाइज द कम्युनिकेशन बैरियर। करेक्ट? करेक्ट। आप तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो, किसी ना किसी टाइप का बैरियर होगा, लेकिन यू हैव टू मिनिमाइज इट, कम से कम बैरियर हो। रीजन क्या है? सिंस कम्युनिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेगुलर फीडबैक एनालिसिस इज एसेंशियल। रेगुलर फीडबैक एनालिसिस, क्या बैरियर है? सुनाई दिया? नहीं सर सुन नहीं पा रहे हैं हम, फीडबैक आ गया। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हो? नहीं सर आप जार्गन लगा के बोल रहे हो। नहीं सर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं सर आप मतलब योर वॉइस इज वेरी मीक, आप सिक हो आज, आपका तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारा बैरियर जो मैंने आपको बोला। नहीं सर आपने कभी मुझे पीटा था क्लास पे, सो यू आर नॉट माई फेवरेट टीचर, सो आई वॉन्ट लिसन टू यू। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट। मैं आपको बिल्कुल मतलब आई डोंट रिगार्ड यू एज माई टीचर, मतलब लैक ऑफ कोऑपरेशन, मैं आपको कोऑपरेट नहीं करूंगा, मैं सुनूंगा नहीं आप जो भी बोलेंगे। ये सारे चीज फीडबैक तरीके से एनालिसिस होना चाहिए। टू बी इफेक्टिव इन द क्लासरूम, ओवरकम द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कन्वे ए क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। क्लियर एंड कंसाइज, बार बार मैं बोल चुका हूं पिछले 4 पार्ट्स में। पिछले 4 पार्ट को तो आपको देखना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू सॉरी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको देखना पड़ेगा ही, बिकॉज हमने काफ़ी लेबर किया ये वीडियो बनाने के लिए, लेक्चर बनाने के लिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ थिंग्स आपको देखना चाहिए। सो टू बी इफेक्टिव इन क्लासरूम टीचर शुड मिनिमाइज द कम्युनिकेशन बैरियर्स बाय एनालिसिस एंड फीडबैक। सो ए सही है, आर भी सही है, और ए का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर दे रहा है। वो मिनिमाइज करेगा, कैसे मिनिमाइज करेगा? मिनिमाइज के साथ फीडबैक एंड एनालिसिस जुड़ा है। You can minimize the communication barriers if you regularly get the feedback or collect the feedback and analyze those feedbacks for further necessary correction in your communication process. ठीक है, तो कौन सा चॉइस है? चॉइस ए, सॉरी आर इज द करेक्ट, सॉरी ये बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज थोड़ा फिनिश करेंगे जैसे भी करके, बने रहिए। मैच कॉलम ए विथ बी। हमने देखा कि ये सारे चीज क्या है, क्या है? मैच कॉलम ए बी, टाइप ऑफ लिसनर। हमने कहा था कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं। आप बोलोगे कि दोज वर डेफ, जिसको सुनाई नहीं देता है, फिजिकली चैलेंज्ड और अदरवाइज एडवांटेज्ड, कैसा होगा? कैसा होगा? दैट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो ओवरली का वो क्वेश्चन यहाँ फिट नहीं होगा। स्पेशल एजुकेशन देखते हैं किस टाइप का लिसनर अवेलेबल होते हैं, क्लासरूम पे हो या कोई भी जगह हो, कोई भी जगह आप मैच कर लीजिए। पुअर लिसनर, एग्रेसिव लिसनर, पैसिव लिसनर, सूडो लिसनर। ऐसा तो बहुत सारा लिसनिंग का टाइप है, बट लिसनर का टाइप ऐसा ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बनता है 4 चीज में। पुअर लिसनर कौन है? फीजेट रिपीटेडली, फीजेट रिपीटेडली, फीजेट रिपीटेडली, एक एक को समझते हैं। फीजेट रिपीटेडली, ठीक है। फीजेट का मतलब, फिजेट का मतलब वो फ्लक्चुएट करेगा, इनकंस्टेंट होगा। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन, इनकंस्टेंट, एक जगह ठीक ठाक बैठ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, कुलबुलाहट होगा उसमें अंदर। जो कुलबुलाहट है वो उसको पुअर लिसनर बनाता है। मतलब कैसे भी आप उसको सुनाओ,
उसका ध्यान कुछ अलग की दिशा में है, वह आपको सुनेगा नहीं, फ्लक्चुएट करेगा, इनकंस्टेंट बनेगा। तो पुअर लिसनर वही है। एग्रेसिव लिसनर कौन है? एग्रेसिव लिसनर मैं पहले बताता हूं आपको, अनियंत्रित, मतलब एग्रेसिव मतलब वेरी वेरी मतलब क्या है, वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। एग्रेसिव मीन्स वेरी क्रिटिकल, अनियंत्रित जिसको बोलते हैं, वो आपको डराएगा, स्केयर। आप डर जाओगे ऐसा लिसनर अगर आपके ऑडियंस में है तो क्या करेगा वो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन आपकी, मतलब स्पीकिंग से या राइटिंग से, कहाँ भूल हुआ, और आपको पकड़ेगा, आपको बीच में खड़ा करके पूछेगा कि आपने क्या बोला, अगर उसको भी पता भी नहीं होता है बट वो बोलता है। So such type of listener is a challenge to any kind of speaker, any type of sender. वो आपको पूछ के मतलब बेकार में चीज पूछेगा, वेरी वायोलेंटली पूछेगा, आप उसको नियंत्रित कर नहीं पाओगे। ठीक है। पैसिव लिसनर, पैसिव लिसनर कौन है? इजीली एग्रीज विथ द स्पीकर, नो क्वेश्चन, जस्ट लिसनिंग, सारे चीज में हाँ ही बोलेगा, समझे, हाँ सर समझा, हाँ हाँ हाँ, सब चीज में हाँ हाँ ही करेगा, इजीली एग्रीज विद द स्पीकर। आप बोलोगे कि मतलब आम के पेड़ में मैंने इमली देखा, सही है सर, सही है, वो चाटुकारी नहीं है, दैट इज पैसिव लिसनिंग, दैट मीन्स ही हैज नो क्वेश्चन, जस्ट लिसनिंग, जस्ट लिसनिंग। ये पैसिव लिसनर है, जस्ट लिसनिंग, जस्ट लिसनिंग। एग्रेसिव लिसनर जो है वो क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल है। ठीक है। एंड शूडो लिसनर, द लास्ट पार्ट, शूडो लिसनर। शूडो मतलब मिथ्या, नॉन लिसनिंग, नॉट लिसनिंग। बैठा तो है क्लास में बट इज नॉट लिसनिंग टू यू, वो दिखावा कर रहा है जैसे मैं आपको सुन रहा हूं। जैसे आपको एक कॉल आता है या मेरा लेक्चर आप देख रहे हो, अगर आप शूडो लिसनिंग कर रहे हो तो कैसे करोगे? लेक्चर सुनते सुनते और कुछ पढ़ोगे और कुछ देखोगे, एंड यू राइट समथिंग एल्स, यू टेक डिफरेंट बुक एंड रीड, और यहाँ पर अपना वीडियो चालू है, पापा पूछ रहे हैं कि आप देख रहे हो, आप स्कूलिंग देख रहे हो, हाँ हाँ देख रहा हूँ, बट यू आर बिजी डूइंग सम अदर थिंग। नॉन लिसनिंग, जैसे लेक्चर सुनते सुनते और कुछ पढ़ लेना या और कुछ कर लेना, दैट इज मल्टीटास्किंग। शूडो लिसनर्स आर मल्टीटास्किंग, एक चीज नहीं करता है। लिसनिंग मतलब खाली लिसनिंग होना चाहिए और कुछ नहीं। सो दीज आर द चॉइसेस। सो ए इज 4, बी इज 1, सी इज 2, डी इज 3. दिस इज द आंसर. Okay. So you got around how many? 4 questions over here. Each slide will give you 4 questions. So the calculation is accordingly done. Number 22. Identify the important element of a teacher. Identify the important element a teacher has to take cognizance. Take cognizance of while addressing students in a classroom. क्लासरूम में जो होता है, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं टीचर, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है टीचर के पास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ? कौन सा चीज है जो हस्तक्षेप करने वाला है, मतलब ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रख के चलना चाहिए, टीचर को कंसिडर करना चाहिए। टेक कॉग्निजेंस मीन्स टू कंसिडर, to consider while addressing students. क्या है? चॉइस देखते हैं। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, रिपीटेटिव पॉज, वॉइस मॉड्यूलेशन, फिक्स्ड पॉस्चर। कॉग्निजेंस क्या क्या कंसिडर में होना चाहिए? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस, नियरनेस मतलब फिजिकल क्लोजनेस, निकटता से बचना है। अवॉइडेंस मतलब बचना है, निकटता से बचना है, यह होगा। रिपीटेटिव पॉज, रिपीटेटिव पॉज मतलब बार बार रुकना ड्यूरिंग कम्युनिकेशन।
आपने कुछ बोल दिया, फिर 2-3 मिनट के बाद फिर दूसरा सेंटेंस बोला, वो है रिपीटेटिव पॉज। कम्युनिकेशन बनेगा ठीक से? नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। आते हैं फिक्स्ड पोस्चर। फिक्स्ड पोस्चर मीन्स, फिक्स्ड पोस्चर ये एक नॉन वर्बल क्यू है। नॉन वर्बल क्यू है मतलब स्थिर मुद्रा में आप बैठ के, ओपन पोजीशन इज गुड और फिक्स्ड पोजीशन इज गुड। ओपन पोजीशन, आप हिल डुल सकते हो, नॉट दैट यू विल स्टैंड लाइक ए और सिट लाइक ए स्टैच्यू एंड लिसन टू। एंड क्लासरूम इतना कंजेशन है, आपको फिक्स्ड पोस्चर में रहना पड़ेगा। देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ लिसनिंग इफ द क्लासरूम इज नॉट अ वेरी सुटेबल वन। फिक्स्ड पोस्चर में नहीं बनेगा बात। रिपीटेटिव पॉज में अगर टीचर बार बार रुक रुक के कुछ कुछ बोलता है, नहीं चलेगा। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, पास को जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स के पास, मतलब वॉइस पहुंचना चाहिए उसको, अवॉइड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर चॉइस है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगर प्रॉक्सिमिटी होता तो ये चॉइस बनता है यहाँ। फाइनल इज वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स इन्फ्लेक्शन, हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब कंट्रोल एंड एडजस्ट योर वॉइस। कंट्रोल एंड एडजस्ट, वॉइस को कंट्रोल एंड एडजस्ट करना चाहिए। यू आर टेलिंग ए वेरी हैप्पी स्टोरी, so your voice modulation should be a happy one. You are doing something a sad story, your voice must say that you are sad. ये वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा लेक्चर या लिसनिंग बोरिंग होगा। सो किसको ध्यान में रखना चाहिए? वॉइस मॉड्यूलेशन, नो डाउट द आंसर, टेक कॉग्निजेंस ऑफ while addressing the students. So this is the choice. Okay, next question. और 2-3 क्वेश्चन है, बने रहिए। और आपने अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी में भी लिखिए कि क्या क्या दिक्कत है। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट अगला लेक्चर जो है वो आपको पहुंच सके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन, कंटेक्स्ट। बार बार बोल चुके हैं हमने। रिसेप्शन मतलब रीडर्स रेस्पॉन्स है। रीडर्स रेस्पॉन्स थ्योरी एक हमारा लिटरेचर में होता है, रीडर्स रेस्पॉन्स थ्योरी। वो क्या है? रिसेप्शन मतलब आप मेरे को सुन रहे हैं, मीनिंग लाइज इन द माइंड ऑफ द रीडर, ब्यूटी लाइज इन द माइंड ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले उनको पता है कि मतलब अच्छा क्या है, सुंदर क्या है, असुंदर क्या है, वो दिखने वालों का काम है। और रीडर जो है, जो पढ़ने वाला है, वो कैसा पढ़ेगा, कैसा समझेगा, दैट इज अपॉन द रीडर्स चॉइस। सो रीडर्स कवि ने कुछ लिखा, सपोज एक चीज़ लिखा है, चलो रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। आपको क्या लग रहा है? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। मैंने लिखा रुको मत जाओ, मतलब आपको रुकना है, स्टॉप, डोंट गो देयर। अगर ये चीज़ को हमने डिलीट करता हूं, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, दो तरीके से इसको आप समझ सकते हो। अगर ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है, रुको मत जाओ, कमा नहीं है इसमें, आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है ना। सो एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय क्या है? अच्छा, ट्रांसमिशन भी समझ लीजिए। ट्रांसमिशन क्या है? डिलीवरी ऑफ द मैसेज, टेक्स्ट हो या ग्राफिक हो या कुछ भी हो, आप से सेंड कर रहे हो। नॉन रेगुलेशन, दैट मीन्स नॉन रेगुलेशन मीन्स नो रूल, नो लॉ, कुछ नियम नहीं है। ट्रांसमिशन मीन्स डिलीवरी ऑफ मैसेज। कंटेक्स्ट, संदर्भ। टॉपिक क्या है?
टॉपिक क्या है, थीम क्या है, थीम क्या है। ठीक है, ये संदर्भ या टॉपिक हो या थीम हो, ये रहा आपका आंसर। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड। अगर कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो समझ में आएगा। अगर मैं कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए और कुछ बोलने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी बोलूँगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। कोई भी मैं बात करता हूँ विद दिस कंटेक्स्ट सो दैट ये अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कंटेक्स्ट बिगड़ जाएगा तो अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड essentially be abstract, contrived, non-descriptive, empathetic। abstract क्या है? खाली आउटलाइन है, आउटलाइन है। नॉट कॉन्क्रीट, नॉट कॉन्क्रीट मतलब जैसे कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड थ्रू आवर सेंसेस, जो सेंस के बाहर है। Have you seen God? God is an abstract concept. God is an abstract concept. अब देखने ही हो, अब उसको सेंस नहीं कर सकते हो। जिसने सेंस किया वो आपको बोलेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सेंस करना पड़ेगा अगर आपको देखना है तो abstract है वही। कंट्रिव्ड, कंट्रिव्ड मतलब एक काल्पनिक, आर्टिफिशियली प्लान्ड, आर्टिफिशियली प्लान्ड। इमेजिनरी, इमेजिनरी या काल्पनिक है, कंट्रिव्ड। नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब, नॉन डिस्क्रिप्टिव गैर वर्णनात्मक, गैर वर्णनात्मक, फेसलेस, न्यूट्रल, न्यूट्रल, फेसलेस। एम्पैथेटिक, empathetic means to recognize emotions in others, recognize emotions in others। सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति मतलब empathetic। The classroom communication should essentially be क्या? Not concrete, artificially planned, neutral, recognizes emotional in others, recognizes emotion in others। देखना चाहिए वो कैसा समझता है, क्यों नहीं समझता है, क्यों नहीं सुन पाता है। तो आपको एम्पैथेटिक होने से कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा। Perhaps the last question we are attempting, effectiveness of communication can be traced from which of the following। कैसे पता लगाना है कि इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है, आपको कैसा पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, कैसे ट्रेस करोगे? एटीट्यूड सर्वे करके। एटीट्यूड सर्वे क्या है? अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट, एंड इवैल्यूएट किसको? लर्नर्स को। स्टूडेंट अटेंडेंस क्या है? अगर कोई बच्चा रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा है, मेरा वीडियो लेक्चर देख रहा है, उसका सक्सेस रेट जो है वो हाई होगा। अगर कभी जिम आया, थोड़ा देख लिया और आधा देख लिया, आधा बंद कर दिया, जैसे सारे करते हैं, बट ए सेंसिटिव रीडर कैन नेवर डू लाइक दिस। अगर किसके पास कोई पर्पस है फुलफिल करने के लिए, देखना ही देखना है। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, अगर मैं देख रहा हूं, अगर सुन रहा हूं, मेरा स्कोर कार्ड क्या है? ग्रेड कार्ड्स, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, क्या मीडियम है, कौन से मीडियम में मैं सेंड कर रहा हूं। तो इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन किन चीज़ों से पता चलेगा? कोई 3 या 4, ABCD, ABC, BCD, AVD। आप देख लीजिएगा, मैं बोलूं ABC, ये रहा चॉइस, बाकी आप देख लीजिएगा है क्या। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट में थे। तो आई वुड एडवाइस यू एंड रिकमेंड यू टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर सीरीज। मेरा फर्स्ट लेक्चर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट के ऊपर है,
ये सेकंड सारे सीरीज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर है। ये सारे चीज़ बीएड एमएड स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है, उनके सिलेबस में है। आप ठीक ठाक सिलेबस देखिए, उन लोगों के लिए भी है। और जो भी सारे तैयारी कर रहे हैं अपना टीचिंग प्रोफेशन के लिए, उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए भी है। तो मुझे आप टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टा या फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। और एक नया सीरीज़ के साथ हम हाजिर होंगे वेरी शॉर्टली, प्रोबेबली डे 1-2 दिन के बाद। तो टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू। देखते रहिए, जुड़े रहिए।